हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 10 तक इसको हमने कंप्लीट कर दिया है और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे सामान्यतः POP भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है और परीक्षा की दृष्टि से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही आता है कि भाई इनकी रासायनिक POP का रासायनिक सूत्र है, POP का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसका निर्माण, इनके गुण और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2। तो रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो ये इसका क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसे बनाया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर्वप्रथम जिप्सम को गर्म करके इसका निर्माण किया गया। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके इसका निर्माण किया गया। अतः इसे क्या कहते हैं, जिसके कारण अतः इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं या POP। तो सर्वप्रथम इसका निर्माण किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म कर दे, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके POP का निर्माण किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे, 393 केल्विन ताप पर इसको गर्म करके किसका निर्माण किया जाता है, POP का निर्माण किया जाता है। 393 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं। अब कैसे गर्म होता है, तो देखना इसमें CaSO4 2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम होता है। अब इसको कितने टेम्परेचर पे, 393 केल्विन ये ताप है, इसके ऊपर जब इसको गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O प्लस डेढ़ अणु H2O ये प्राप्त होते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसको यदि हम संतुलित करें तो संतुलित करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसी रासायनिक अभिक्रिया को इतना लिखे तो भी सही है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे डेढ़ अणु जल के हैं,
तो इसको हम संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2CaSO4.2H2O, तो 393 केल्विन 2CaSO4 हाफ H2। इसका मतलब ये एक अणु POP का हो गया और ये इसका दुगुना क्या हो जाएगा 3H2। तो इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इसका निर्माण कैसे होता है अभिक्रिया के द्वारा, तो जिसको हमने इस अभिक्रिया के द्वारा समझा कि कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट, ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। जब इसको 393 केल्विन पे गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट और जल के अणु का निर्माण होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, जिप्सम को, ठीक है, या हम बोल सकते हैं POP, जिप्सम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, POP को और अधिक गर्म करने पर उसमें से संपूर्ण क्रिस्टलन का जल ठीक है, POP को और अधिक गर्म करने पर उसमें से संपूर्ण क्रिस्टलन का जल निकल जाता है, यानी जितना भी क्रिस्टल जल था वो निकल गया, इसलिए इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अतः हमें मृत तापित प्लास्टर, कौन सा प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर यानी मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि जिप्सम POP को और अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो उसमें से उपस्थित जल वाष्प निकल जाती है, यानी जल के अणु निकल जाते हैं, जिससे प्राप्त होने वाला प्लास्टर कौन सा प्लास्टर कहलाता है, मृत तापित प्लास्टर, अर्थात हम बोल सकते हैं डेड बर्न प्लास्टर हमें प्राप्त होता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं इसके निर्माण से रिलेटेड, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसके गुणों के बारे में कि गुण होते क्या हैं, POP के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट होगा इसके गुण। अगला पॉइंट होगा इसके गुण। गुण में हम बात करते हैं कि ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका पहला गुण होता है, ये है श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। तो इसका पहला गुण क्या होता है, ये है श्वेत होता है, चिकना होता है और ठोस पदार्थ होता है। सेकंड इसका है, इसमें जल मिलाने पर यह है 15-20 मिनट में
जमकर कठोर हो जाता है। यानी जब इसके अंदर जल मिला देते हैं तो ये 15-20 मिनट में जम जाता है और एकदम क्या हो जाता है, कठोर और ठोस हो जाता है। कैसे होता है तो वो देखना आप, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2CaSO4 2H2O, यानी जिप्सम तैयार हो जाता है जब इसके अंदर जल मिलाते हैं। और ये है POP। तो ध्यान रखना, POP के अंदर जब जल मिलाते हैं तो ये 15-20 मिनट में क्या हो जाता है, जमकर कठोर हो जाता है। अब बात आती है इनके उपयोगों की। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो वो आपको ध्यान में रखना है। उपयोग में यदि हम पहला इसका उपयोग की बात करें, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, यानी जो हड्डियां टूट जाती है तो जो टूटी हड्डियों पे प्लास्टर करते हैं, तो इसके लिए POP का उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग यही होता है। सेकंड है भवन निर्माण में। भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो छज्जे में डिजाइनें लगाई जाती है तो वो इसी का उपयोग होता है। थर्ड हम बात करें तो दंत चिकित्सा में, तो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इसका POP का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियाँ आदि सजावटी सामान के निर्माण में मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, उनमें जो सजावटी सामान बनता है उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है अग्निशय पदार्थों के रूप में। अग्निशय पदार्थों के रूप में भी सामान्यतः जो है वो इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको कुछ इनके उपयोग हैं वो ध्यान में रखने हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, तो वो सब आपको इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो POP के गुण और इनके उपयोग और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। अब उसके बाद में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा साबुन व अपमार्जक, सोप व डिटर्जेंट। तो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा साबुन तथा अपमार्जक। तो अगला हमारा पॉइंट है साबुन तथा अपमार्जक। तो हम बोल सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन तथा अपमार्जक। ठीक, अब ये होते क्या हैं तो ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होता है एक लैटिन शब्द है। क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, जिसका अर्थ होता है, लैटिन शब्द है टू वाइप क्लीन। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? साफ करने वाले पदार्थ। टू वाइप क्लीन, या हम बोल सकते हैं
साफ करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट कहलाते हैं। सोप और डिटर्जेंट की यदि हम बात करें तो डिटर्जेंट होता है, लैटिन शब्द है टू वाइप क्लीन, इसका अर्थ होता है तो साफ करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट कहलाते हैं। और साबुन और अपमार्जक का उपयोग जो है वो इस क्षेत्र में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं साबुन की कि भाई साबुन होते क्या हैं। ठीक है, तो साबुन सबसे पुराना अपमार्जक होता है। सबसे पुराना अपमार्जक क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। तो ध्यान से देखना इसको, साबुन सबसे पुराना अपमार्जक। तो सबसे पुराना अपमार्जक क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। सेकंड आपको ध्यान रखना है साबुन होते क्या हैं? साबुन लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला जिसमें C12 से C18 यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कम से कम 12 और अधिक से अधिक कितने होंगे? 18। तो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला, तो श्रृंखला कितनी होगी? कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18। अम्ल श्रृंखला के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो ध्यान रखना साबुन जो होते हैं वो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब इसमें देखो एक नाम आया है लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन किस प्रकृति के होंगे? वसी अम्ल। क्योंकि जो वसी अम्ल होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, उनमें कार्बन की जो चेन होती है वो लंबी होती है। अब ये वसी अम्ल कौन से होते हैं? जैसे स्टीयरिक के, उसके बाद में पोमेटिक और ऑलिक अम्ल। तो ध्यान रखना कि साबुन लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसी अम्ल श्रृंखला जैसे C12 से C18, वसी अम्ल कौन से? स्टेरिक, पोमेटिक और ऑलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें देखो दो शब्द आए हैं, स्टेरिक, पोमेटिक और ऑलिक। तो इसकी सूत्र की हम बात करें तो स्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है C18 H36O2। तो ये किसका सूत्र होता है? स्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है। फिर हम बात करते हैं पोमेटिक अम्ल की। तो पोमेटिक अम्ल का सूत्र होता है C16H32O2। तो C16H32O2। उसके बाद में ओलिक अम्ल। तो ओलिक अम्ल में सिर्फ स्टेरिक अम्ल की तरह ही सूत्र होता है, तो होता है C18H34O2। C18H34O2। तो ये आपको सूत्र जो है वो ध्यान में रखने हैं। इधर लिखते हैं स्टेरिक अम्ल। ठीक है, तो स्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है C18H36O2, पोमेटिक अम्ल C16H32O2, ओलिक अम्ल C18H34O2। इन अम्लों के, वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। और इनमें कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन 12 कम से कम और अधिकतम श्रृंखला में कार्बन कितने होने चाहिए? 18 कार्बन उपस्थित होने चाहिए। अब देखो साबुन का निर्माण, ये जो वसा अम्ल जो है, इन वसा अम्लों को NaOH व KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म कर बनाए जाते हैं। के जलीय विलयन के साथ
गर्म करके बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी इन वसी अम्ल जो होते हैं स्टेरिक, ऑलिक और पोमेटिक अम्ल, इनको NaOH और KH का जलीय विलयन है उसके साथ इसको गर्म करके ये जो साबुन है उन साबुनों का निर्माण है प्रयोगशाला में किया जाता है। और साबुन के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है साबुनीकरण कहलाती है। जो साबुनीकरण कहलाती है। तो साबुन के निर्माण की जो प्रक्रिया हमें प्राप्त होती है उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। अब देखना कैसे इसका निर्माण होता है। CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR। जब इसकी अभिक्रिया या तो NaOH से करवा सकते हैं या KOH से करवाएं तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो साबुनीकरण की प्रक्रिया में जब साबुन का निर्माण होता है तो कैसे बनता है? देखो RCOONA प्लस CH2OH, CHOH, CH2OH, ये जो प्राप्त होते हैं हमें वो है साबुन। और ये हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ग्लिसरॉल, या हम बोल सकते हैं ग्लिसरीन। और ये उच्च वसीय अम्ल है, उच्च वसीय अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना इसमें कि जब उच्च वसीय अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके जो प्रक्रिया करवाते हैं साबुनीकरण, उससे साबुन का निर्माण होता है और ग्लिसरीन उप उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में NaCl मिलाने पर, कौन सा? NaCl मिलाने पर, अब देखो ये साबुन की प्रक्रिया हो गई, तो साबुनीकरण की प्रक्रिया के उपरांत NaCl मिलाने पर शुद्ध साबुन प्राप्त की जाती है, शुद्ध साबुन प्राप्त की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साबुनीकरण की प्रक्रिया हो गई और उसमें NaCl डाला, तो NaCl डालने के उपरांत जो प्रक्रिया हुई उससे हमें शुद्ध साबुन जो है वो प्राप्त होती है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना है। और केवल उच्च वसीय अम्लों के जो साबुन होते हैं, साबुनीकरण यानी उच्च वसीय अम्लों की साबुनीकरण से प्राप्त साबुन जो होते हैं वो ही क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। वो बातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम साबुन। एक होती है पोटेशियम साबुन, और एक बात करते हैं पारदर्शी साबुन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम साबुन। सोडियम साबुन जो होती है वो टॉयलेट साबुन आती है जिसका उपयोग बाथरूम में किया जाता है। तो टॉयलेट साबुन के निर्माण में सोडियम साबुन का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम साबुन जो होता है वो मृदु साबुन होती है, और जब मृदु साबुन होगी इसका मतलब इसका उपयोग जैसे शेविंग होती है, शेविंग क्रीम, या हम बोल सकते हैं जो शेविंग साबुन होती है उसमें किया जाता है। उसी के साथ साथ जो शैम्पू जो होते हैं उन शैम्पू के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पारदर्शी साबुन का जब निर्माण किया जाता है तो उस साबुन में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन मिलाते हैं। और ग्लिसरीन से युक्त साबुन कौन सी साबुन कहलाती है? पारदर्शी साबुन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और इनको ध्यान में रख के हम जो है वो आसानी से साबुन का निर्माण है
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हमने आज के इस वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके बारे में पढ़ा और उसी के साथ साथ हमने साबुन और अपमार्जक का बेसिक जाना और साथ ही हमने साबुन जो है वो क्या होते हैं, उसके साथ साबुन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसको हमने इस वीडियो के अंदर जाना। और अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम अपमार्जक और साबुन की जो क्रियाविधि है उसके साथ साथ जो अपमार्जक मिसेल निर्माण की प्रक्रिया उसके बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं।